नमस्कार। आज हमारे खास मेहमान श्री विजय शंकर पांडे जी हैं। पांडे जी भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और उनको गवर्नेंस का एक बहुत लंबा अनुभव है। इस समय देश जिस महामारी से गुजर रहा है, उस महामारी के मद्देनजर जिस तरह का कन्फ्यूजन, केयास, इनकंसिस्टेंसी गवर्नेंस के लेवल पर दिखाई दे रही है, इन्हीं इश्यूज पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? क्यों इस तरह का हम कह सकते हैं कि टोटल एक तरह से एनार्की देखने को मिल रही है। पांडे जी, पहला सवाल तो यही है कि भारत एक गणराज्यों का देश है, अलग-अलग राज्यों का एक समूह है, जिसको लेके एक देश बना है। और अभी तक मोदी जी कहा करते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन, हर चीज एक होना चाहिए। पिछला जब लॉकडाउन हुआ था तो नेशनल लॉकडाउन था। इस बार उन्होंने राज्यों को छोड़ दिया। अब राज्यों की तरफ से अलग-अलग तरीके के लॉकडाउन के बना दिए गए हैं नियम। तो इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? इतना कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए वाशिम जी, जो स्थितियां हैं वो सबके सामने है और सरकार में केंद्र सरकार के पास सारे इस बारे में डेटा मौजूद था, क्योंकि देखिए जो भी संस्थान ये इस प्रकार के इन्फेक्शंस को डील करते हैं, इनसे डील करते हैं, वो सब केंद्रीय संस्थान है। राज्य सरकारों में शायद ही कोई राज्य सरकार ऐसी हो जिसके पास एक्सपर्ट की ओपिनियन मौजूद हो, एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, इस तरह के संस्थान हो जो इस विषय पर गंभीरता से काम करते हो। तो हमेशा से ये बात बड़ी स्पष्ट रहती है कि इस प्रकार के पैंडेमिक, इस प्रकार की व्यापक समस्या के लिए सबसे ज़्यादा जानकारी का स्रोत केंद्र सरकार के पास रहता है, उसके संस्थानों के पास रहता है। इसलिए केंद्र सरकार को इसमें लीड लेना बहुत लॉजिकल है और वही इसमें सक्षम था। देखिए होता क्या है कि आप हमारे देश में तरह तरह के राज्य हैं, कुछ बड़े छोटे राज्य हैं, कुछ बहुत गरीब राज्य हैं, कुछ बड़े अविकसित राज्य हैं, कुछ अच्छे राज्य हैं, कुछ प्रोग्रेसिव राज्य हैं। अब सबको आप बराबर एक तराजू पर नहीं तोल सकते, इसलिए मेरा ये स्पष्ट मानना है कि केंद्र सरकार के स्तर से इस पर विचार विमर्श करना, व्यापक गाइडलाइन देना और नीति निर्धारित करने का काम करना चाहिए। इसके बाद जो एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो राज्य सरकारों को छोड़ देना चाहिए। और अगर आप देखें तो राज्य सरकारें इस स्थितियों से हमेशा से प्रसन्न रही है। हमारे देश में जितने भी इस प्रकार की समस्याएं आई और जो भी जैसे टीकाकरण का आप ले लें जो आज बहुत बड़ा समस्या बनी हुई है, ये हमेशा से केंद्र सरकार द्वारा वो जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम रहा है, उसके द्वारा फंडेड प्रोग्राम रहा है। तो मैं बिल्कुल ये स्पष्ट मानता हूँ कि जो भी केंद्र सरकार के स्तर पर निर्णय लिए गए वो प्रशासनिक दृष्टि से सही थे। अब लेकिन उसको टोटल लॉकडाउन से एक साथ करना चाहिए था कि नहीं, जल्दबाजी में करना चाहिए था कि नहीं, ये सब चीज़ें एकदम विचार विमर्श की चीज़ें हैं जिस पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया गया। जो एक प्रश्न आपने ये पूछा कि क्या राज्य सरकारों पर छोड़ना चाहिए कि नहीं, देखिए कि जैसे मैंने कहा कि इसकी जानकारी राज्य सरकारों के स्तर पर मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए केंद्रीय स्तर पर चीज़ों का गाइडलाइन बनाना, इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए, इस बीमारी से कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी पॉलिसी देना चाहिए। हाँ, लोकल स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकारों के पास यह निर्णय छोड़ देना चाहिए कि भाई देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर ये है, ओवरऑल हमारी एडवाइस ये है, आप इस पर विचार कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके राज्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं है कि आप टोटल लॉकडाउन करें, मत करिए। तो एक तरह से एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जानी चाहिए और ये स्थानीय स्तरीय जो निर्णय है वो स्थानीय स्तर पर छोड़ देने चाहिए कि आप इसमें कब, कैसे, कितना करें, कितना न करें। अच्छा जो कन्फ्यूजन है वो कई इश्यूज को लेके है। पहले तो वैक्सीन के प्राइसिंग को लेके है कि केंद्र सरकार वैक्सीन अलग रेट से खरीद रहा है, राज्यों को अलग रेट से खरीदने की छूट है।
इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको अलग रेट पर खरीदने की छूट है। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए थी प्राइसिंग को लेके? विशाल जी, ये बिल्कुल इसमें कोई जिसे कहते हैं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये निर्णय गलत था। इस निर्णय को लेने वाले लोग कौन थे, किन्होंने ये एडवाइस दी, ये जांच का विषय है। इस प्रकार देखिए, इस देश को वैक्सीनेशन करने का, टीके लगाने का बड़ा लंबा अनुभव है। आज भी वो 0 से 6 उम्र के बच्चों का टीका लगाता रहता है। देश भर में हर बच्चे को लगता है। ये आप जान के प्रसन्नता होगी कि हमारे यहाँ इतना स्ट्रक्चर मौजूद है कि न्यू बॉर्न बेबीज जितने भी हैं, उनको सबको टीका लगने की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। टीका खरीदा भी जाता है, वितरित भी होता है, गांव तक जाता है, गांव तक लगता है। तो ये कोई बड़ी बात होती नहीं। कभी आप भी इतने वर्षों से जर्नलिज्म में है, क्या आपको कभी पता लगा कि पोलियो के टीके का दाम क्या है? पोलियो के टीकों को किसने खरीदा? बीसीजी के टीके का दाम क्या है? ये टीका कहाँ बना, कितने दाम में है? ये कभी किसी को जानने की जरूरत ही महसूस नहीं। क्यों? केंद्र सरकार हमेशा इसको खरीदती है, राज्य सरकारों को एलोकेट करती है और राज्य सरकारें उसका एग्जीक्यूशन करती है, उसको लगवाती है। यही इसके साथ होना चाहिए था। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे लोग थे वो जिन्होंने इतनी बेवकूफी की एडवाइस, और जिसे कहता हूं मैं इसको और कड़ा शब्द, वाहियात एडवाइस दी कि आप जो है केंद्र सरकार खरीदे तो 150 रुपए में, राज्य सरकार खरीदे तो 30 रुपए में, प्राइवेट सेक्टर खरीदे 600। आखिर आप टीका लगवाने जा रहे हैं कि इसमें बिजनेस कराने जा रहे हैं? ये क्या देश के नागरिक, क्या भारत सरकार के नागरिक हैं या प्रदेश सरकार के नागरिक? अरे ये देश के एक ही तो नागरिक है। और ये टैक्स का पैसा, ये केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार को, पब्लिक द्वारा ही तो दिया गया है। इसमें फर्क क्या पड़ता था आपको अगर आप टीके पूरे खरीद कर दे देते, जैसा कि आप हमेशा वर्षों से करते आए हैं? ये नीति जितनी जल्दी ये सरकार निरस्त कर दे, उतना इसका भला होगा। नहीं तो इसी प्रकार से ये आलोचना के शिकार बनते रहेंगे। टीकाकरण की अभियान को ये जिसे कहते हैं इसको बर्बाद करके रखते हैं। इनको जिन लोगों ने इस निर्णय को लिया उनको बिल्कुल पता नहीं है कि टीके लगते कैसे। उसके बाद सारी जनता को आपको टीका लगाना, आप केंद्र पर टीका लगाकर और मोबाइल पर और इस पर वेबसाइट पर दर्ज करा के करा पाए। अरे किन बेवकूफों ने ये सोचा? इस देश के 70% लोगों के पास न तो वो है, ऐसा मोबाइल फोन है जो ये सब कर सके, न उनके पास इंटरनेट है। इनका क्या होगा? इस देश में लगता है कि मोबाइल और ऐप और व्हाट्सएप से दुनिया चलने लगी है। दुनिया ऐसा नहीं चलती। दुनिया नीचे चलती है, गांव में चलती है, गांव के लोगों से चलती है, वहां पे लोग काम करने वाले लोगों से चलती है। ये गलतफहमी में बैठ गए हैं 5 स्टार होटल वाले लोग हैं ये लोग, जिन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप और वेबसाइट और ऐप बना बनाकर देश को बर्बाद करके रख दिया। मेरा स्पष्ट कहना है, जो भी लोग इस नीति निर्धारक हैं, गलती सबसे होती है, गलती मान लीजिए, गलती को सुधार कर लीजिए। ये ऐप को फेंकिए भाड़ में। गांव गांव जैसा लगता था वैक्सीन बांटिए। गांव में आपके लोग एएनएम भी हैं, वहां पर आशा की कर्मचारी भी हैं, वो गांव में जाके सब देखिए। अभी इस टीके को लगाने या न लगाने पर भी विवाद है। आपके पास लोग चाहिए जो गांव में जाएं, इसके फायदे समझाएं। देखिए, जो लोग गांव में काम कर रहे हैं उनका गांव वालों के साथ एक सीधा संपर्क है, उनकी बातों सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो पिछले 50 साल से उनके बीच में जाकर उनके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी जो माता बहनें हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो उनका एक संबंध बना हुआ है। अगर वो जाके कहते हैं कि नहीं, टीका आपको लगवाना है, इससे आपकी बचत होती है, लोग लगवाएंगे। सीधा से इसका हल है मिश्रा जी, केंद्र सरकार सारे टीके खरीदे, सारे टीके राज्य सरकारों को बांटे, राज्य सरकारें अपने जो भी व्यवस्था बनी उसके माध्यम से गांव गांव जाके लगवाए। मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, मैं जब बच्चा था 6-7 साल का, तो मुझे याद है, मुझे चेचक का टीका म्यूनिसिपैलिटी वालों ने आकर घर पे लगाया और उसके बाद घर के बाहर एक निशान बनाया कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने को टीके लगे, कितने को नहीं लगे, जो अवेलेबल नहीं थे। यही काम गांव में होता है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये केंद्र पर और लाइन लगवाकर, ये हमारे देश की सरकारों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये बेवकूफी का काम छोड़ दीजिए और उन लोगों को निकाल बाहर करिए जिन्होंने इस प्रकार की बेहूदी राय आपको दी, जिसने इस देश की समस्या को और गंभीर कर दिया। एक और कन्फ्यूजन कल से फिर
पैदा हो गया है कि जो ड्यूरेशन है, गैप, इंटरवल एक डोज से दूसरे डोज के बीच में, खास तौर से कोविशील्ड को लेके। अब महामारी से देश की जनता पहले ही हाल बेहाल है, त्रस्त है। इसी तरह से जिन लोगों ने पहला डोज लगवा लिया था, उनको दूसरा डोज मिल नहीं रहा था कोविशील्ड का। और इसी बीच कल एक तीसरी बार आ गया गाइडलाइन कोविशील्ड को लेके कि अब उसका इंटरवल जो है 12 हफ्ते तक हो सकता है। अब इसको लेके कई तरह की आशंका लोगों के मन में बन रही है। पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि शायद देश के पास टीका नहीं है, सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए बार-बार उसका इंटरवल पीरियड बढ़ाया जा रहा है। दूसरा सवाल ये हो रहा है कि अगर वो इतनी एफिकेसी नहीं थी, तो जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा लिया है 1 महीने के गैप पर, उनका क्या होगा? क्या उनको फिर दोबारा वैक्सीनेट होना पड़ेगा? तो इसके पीछे आप कोई थॉट प्रोसेस है या व्हिम्सिकल डिसीजंस हैं कि जब जो मन में आए वो ऐलान कर दीजिए, फिर अपने ही निर्णय को दोबारा बदल दीजिए। तो आप इतने अनुभवी हैं, क्या शासन प्रशासन में इस तरह की इनकंसिस्टेंसी कभी इस तरह के माहौल में आपको इसके पहले कभी देखने को मिली थी या इसी दौर में देखने को मिल रही है? देखिए मिश्रा जी, ये जो ये बदलाव हुआ है नीतियों में, ये निश्चित रूप से लोगों के मन में बहुत शंकाएं पैदा कर रहा है कि क्या ये वास्तविक रूप से ये वैज्ञानिक था कि नहीं, साइंटिफिकली ये करेक्ट है कि नहीं, या वैक्सीन की कमी के कारण ये किया गया। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो जो लोग इसको डील कर रहे हैं, जो साइंटिफिक लोग इसकी एडवाइस दे रहे हैं, वही दे पाएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार के कंफ्यूजिंग सिग्नल्स बीच बीच में देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आज की स्थिति है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसको कह रही है, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि अगर आप देर से लगाइए तो ये फायदा ज़्यादा होगा। देखिए मिश्रा जी, इस टीके के साथ दिक्कत ये है कि ये बहुत जल्दी में लाया गया टीका है, क्योंकि आवश्यकता बहुत ज़रूरत थी। इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय था कि ये 3-4-5 साल टेस्टिंग में न लगाकर इसको जल्दी तैयार करके इमरजेंसी इसका दिया जाए। ये बहुत, जिसे कहता हूँ मैं, अकल का काम था। और इसके लिए जो भी सरकारें जिन्होंने जल्दी में इसको निर्णय लिया, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि ये लंबे चौड़े, जो जैसे लोग चिल्ला रहे थे कि साहब ये थर्ड फेज का नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ। आपको याद होगा जो कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया गया, तो इसमें तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी कि ये तो बड़ा गलत किया जा रहा है। देखिए, इसमें मैंने तब भी कहा था कि सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। देखिए, ये सब चीज़ें जो 5 साल 6 साल की टेस्टिंग चलना, ये सब सामान्य स्थितियों में था। लेकिन ये आज पूरा विश्व जो है असामान्य परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए इन स्थितियों को हैंडल करने के लिए असामान्य निर्णय लेने जरूरी है। ये ले लिया। अब ये वैक्सीन जो है, इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे आ रही है। देखिए, अभी एक प्रश्न बहुत बड़ा बना हुआ है कि इस वैक्सीन की इफिकेसी या कितने दिनों तक ये प्रभावी रहेगी। इसके बारे में कोई उत्तर दे नहीं सकता। ये हो सकता है जीवन पर्यंत आपको ये फायदा दे, या हो सकता है 6-8 महीने तक ही हो, लेकिन ये समय ही बता पाएगा। इसके लिए जो मेरा मानना है कि साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनको बड़ी ईमानदारी से अपनी राय देनी चाहिए। अब तक की जो स्थिति है, ये लोग सीख रहे हैं अभी। तो मैं इसको ये भी नहीं कहूँगा कि जो ये पहले 4 महीने 4 हफ्ते से 6 हफ्ता किया गया, फिर 6 हफ्ते से 12 हफ्ता किया गया, ये सिर्फ वैक्सीन की कमी से है। हो सकता है कि ये धीरे धीरे ये लोग समझ रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है शायद बेटर काम करे, लेकिन इसका उत्तर स्पष्ट वही लोग दे पाएंगे जो इस पर काम कर रहे हैं। आज जनता के मन में शंकाएं पैदा हो गई है कि शायद कहीं सरकार ने कमी के कारण ऐसा नहीं किया। इसलिए सरकार को इस पर एक अच्छा, एक जिसे कहते हैं साइंटिफिक विश्लेषण जनता के सामने तुरंत रखना चाहिए, और इस बात को सिद्ध कर देना चाहिए कि ये निर्णय वैक्सीन की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो जनता के हित में है। इसके लिए सबसे पहले मिश्रा जी करना पड़ेगा कि वैक्सीन की कमी दूर करिए। और वैक्सीन की कमी दूर करना, मेरा जो प्रशासनिक अनुभव है, जो भी मुझे समझ में आया है, वो ये है कि इसको करना बहुत आसान है। सिर्फ सरकारों को अपनी दृढ़ निश्चय और जिसे कहते हैं तेजी से सब चीज़ों को भूल कर इस पर लग जाना होगा। हमारे देश में बड़ी क्षमता है। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनियां, दुनिया की मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। ये बड़ी अच्छी तरह जल्दी जल्दी दवा बनाना, जल्दी जल्दी वैक्सीन बनाना जानते हैं।
इनको बुला के कहा जाना चाहिए कि भाई हमें अगले 1 महीने में ये चाहिए। और जहाँ तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात है, कोवैक्सीन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपकी ICMR उसमें शामिल है, आपकी ये देश की कंपनी है। आप मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन और इनसे मत मांगिए IPR, आप अपना IPR दे दीजिए। आप अपना तो दिया नहीं, दूसरों से कह रहे हैं IPR रिलैक्स करो। सबसे पहले इन्हें अपना IPR रिलैक्स करना चाहिए, बुला के कहना चाहिए चलो दो, तुम्हें जो इसमें प्रॉफिट लॉस होगा हम लोग इसको बैठ के बात करके देख लेंगे, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। दूसरा करो और सारी कंपनियों को कहिए लो तुम्हारा ये रहा IPR, हमने दे दिया, जाओ दिन रात मिल के बनाओ और 1 महीने में मुझे इतना चाहिए। देखिए टीका लगाना भी बड़ा स्लो काम है। ऐसा नहीं कि आपको अगर आज 10 करोड़ वैक्सीन दे दी जाए तो 15 दिन में खत्म नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि उसको लगाने का एक आपके उतने लोग होने चाहिए, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को करेंगे। इसलिए इस वैक्सीन की कमी जो बनी, ये मुझे ऐसा मानना है कि जो लोग इस काम को देख रहे थे उन्होंने इसमें बहुत शिथिलता बरती, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, चीज़ों को नहीं समझा और 1-2 लोगों पर पूरी तरह निर्भर रह गए और उन लोगों ने मुनाफाखोरी की हद कर दी। आप ये देखिए, जो वैक्सीन एक देश को 150 रुपए में मिल रही थी, वो प्रदेश को 400 रुपए में। अरे इन जिनको देश ने सर पे बैठा दिया कि वैक्सीन किंग, ये तो सबसे बड़े चोर निकले। इनको तो तुरंत इस बात के लिए दंडित किया जाना चाहिए कि भाई तुम्हें इस नेशनल कैलेमिटी में भी सिर्फ मुनाफा दिख रहा है। मुनाफा लेने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी बची हुई, सारा देश तुमसे वैक्सीन कितने सालों से खरीद रहा है। अरे फिर मुनाफा खा लेना, कौन सी बड़ी बात है। अब मुनाफा लेके क्या ऊपर जाओगे, तब तो यहीं छूट जाना है मिश्रा जी। कहा ही जाता है कि आपदा में अवसर का जो सिद्धांत है, जो कि वो सब लोग अपने-अपने तरीके से उसका लाभ उठाने में लगे हैं। एक और बड़ा ही अलार्मिंग चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे कहावत है कि आपके घर में तो कोई इंतजाम नहीं है और आप बाहर दिखा रहे हैं कि नहीं, अगर 10 मेहमान आ गए तो हम उनका भोजन करा सकते हैं, उनकी आवभगत कर सकते हैं। तो हमारे देश में इस महामारी के दौरान जो मौजूदा सरकार है, उसकी कार्यशैली कुछ इसी टाइप की देखने को मिल रही है। बड़े-बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं, जैसे टीका उत्सव, वैक्सीनेशन सेलिब्रेशन, और सेंटर्स पर टीका पहुँचता ही नहीं है। जो टीका बना देश के अंदर, उसको हमने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया और देश के अंदर जो डिमांड है, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या थॉट है? आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? कि हम अपना डिमांड सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं और बाहर इमेज बिल्डिंग के लिए, ब्रांड इमेज बनाने के लिए हम अपने जो मूल पूंजी है उसको भी बाहर भेज दे रहे हैं। तो क्या ये मुनासिब है? और हर काम इवेंट के ज़रिए करना, क्या इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा? देखिए मिश्रा जी, जो मुझे अपने अनुभव से देखने को मिला, इस देश में बड़े लेयर्स हैं और निर्णय कोई एक व्यक्ति ले नहीं सकता जब तक कि सब लोग उस निर्णय में हाँ में हाँ न मिलाएं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि प्रधानमंत्री तक कोई निर्णय नहीं ले सकता अगर उसके आसपास बैठे लोग उस पर सहमति न दें। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, लाख चाहते थे कि एक काम इस तरह से हो जाए, लोगों ने अपना दबा दिया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। और उसके लिए लेकिन निष्ठा होनी चाहिए, मजबूत तर्क होने चाहिए और निष्क्रिय भाव होना चाहिए। अगर आप इसको लेके खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, राजनीति के लोगों के सोचने का नजरिया अलग होता है, लेकिन व्यवस्था बहुत बड़ी है। उस व्यवस्था में बैठे लोगों का तो एक ही नजरिया होना था, क्योंकि आपको तो सत्ता बदलने से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपकी नौकरी तो परमानेंट है। इसीलिए मैं इस देश के जो संविधान निर्माता थे उनको मैं प्रशंसा इससे करता हूँ। बड़े दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव, उतार चढ़ाव, उसकी क्षमता, उसकी कार्यकुशलता में गिरावट आएगी। अंबेडकर ने कहा था संविधान उतना ही अच्छा है जितना इसके चलाने वाले होंगे, नहीं तो घटिया चलाने वाला नहीं, संविधान तो चुपचाप बैठा रहेगा, ये क्या कर सकता है, ये तो किताब है, तो कह के चले गए। बाकी सब लोगों ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में यही कहा जाता था। लेकिन मेरा जो इस पेंडेमिक में एक बात बड़ा स्पष्ट करना है कि हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी ने इस देश को फेल कर दिया।
इस स्थिति के लिए मैं नेतृत्व को जिम्मेदार इसलिए ठहराता हूँ, अकेले कर ही नहीं सकता कुछ। प्रधानमंत्री कुछ भी कहे, इवेंट करो, लोगों को खड़ा करना चाहिए, साहब ऐसा नहीं होता, ये नहीं होगा। अगर वो कह रहे थे कि अगर आप जब वो भेजने की जरूरत है, अगर लोगों को लगता जिनके पास सारा डेटा, देखिए प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो नीचे से ऊपर तक की हर चीज समझता हो, उससे समझने की जरूरत भी नहीं, उसका काम ये नहीं है। जो आपका काम है, बड़े बड़े सेक्रेटरीज बैठे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे, बड़े बड़े एडवाइजर बैठे, ये उनका काम है। कहें सर ऐसा नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। अगर वो दबाव भी तुम 77 करिए। देखिए ये राजा और प्रजा या उनके नौकर वाली स्थिति नहीं, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर अधिकार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अफसर के बराबर है। आप अपनी बात मजबूती से कहिए, ऊपर वाला हमेशा मानता है। मेरा ये अनुभव है, मैं आपके मिश्रा जी कह दूं, मुझे कभी भी नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जो सही अगर मैंने कहा, उनको मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन हमारे देश में राजनीतिक नेतृत्व के भ्रष्ट आचरण ने हमारी जो ब्यूरोक्रेसी को इतना सड़ा दिया है कि ये सब एकदम तलवे चाटने लगे, इसलिए कोई कुछ बोलता ही नहीं। उन्होंने कहा कि इवेंट करो, इवेंट करने लगे। अरे ये साहब ऐसे नहीं होगा। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने सोचा या किसी स्तर पर सोचा गया कि भाई वैक्सीन भेजना बाहर अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए मैं आपसे बताऊं, अगर वैक्सीन की कमी न होती तो ये बिल्कुल भेजना एकदम सही निर्णय था कि दुनिया में आपने अपनी इतनी अच्छी छवि बना ली थी कि देखिए भारत उसके लिए आ रहा है। और हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का नारा कौन देता रहा है? किसने दिया है? इसी देश ने दिया था। और आप इसी को लेकर दुनिया में चिल्लाते हैं कि हमारी तो बड़ी पुरानी सभ्यता है। तो आप कर गलत नहीं रहते, लेकिन इसके साथ जो आपको देखना चाहिए था कि भाई ये जो बाहर भेज रहे हो तो यहाँ क्या होगा, इसको देखना चाहिए था। इसको देखने का काम हमारे अफसरों का है, हमारे बड़े बड़े लोगों का है। मिश्रा जी, इन लोगों ने देश को फेल कर दिया। अच्छा, दूसरा मैं आपसे कहूंगा, इस पैंडेमिक से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना ये कि मृत्यु ना हो, अस्पताल में लोग एडमिट ना हो। इन्फेक्शन से क्यों डरते हो? इन्फेक्शन तो आप बताइए, वायरल से हम और आप डरते हैं क्या? वायरल से तो हर साल 2-2 बार होता है सबको, लेकिन हम लोगों को पता है कि इससे ना तो अस्पताल जाना पड़ता है और न इससे कोई मरता है। इक्का दुक्का मरते होंगे जिनको दवा नहीं पाई। यहाँ पर सिर्फ ये करना था कि लोगों को ये बताना चाहिए था कि देखिए ये दवाएं ले लो, मृत्यु और अस्पताल से बच जाओगे। हंगामा इस पर सारी ताकत इस पर होनी चाहिए थी। आज गांव में क्या हो रहा है? मृत्यु हो रही है। इसको तो बचाया जा सकता है। आप अच्छी देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं ये सब दवाएं नहीं बोलूंगा, इस पर न प्रिस्क्राइब करूंगा, न मैं बताऊंगा, तो मेरा ये काम नहीं है। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है, देखिए मेरे घर परिवार में भी कोविड हो चुका है, मेरे मित्रों को भी कोविड हो चुका है, मेरी जान पहचान वालों को कोविड हो चुका है। पिछले 1 महीने में पढ़ते पढ़ते, उनके अनुभव से सीखते सीखते, ये मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ और डॉक्टर लोग भी विश्वास से कहते हैं, इस बीमारी से कोई नहीं मरेगा अगर आप समय रहते कुछ दवाएं ले लें। इस काम को हमारी इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, इतना बड़ा व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहा? उन्हें तो सिर्फ एक बुकलेट छाप दो डिटेल लिखकर, भाई ये ना हो तो ये करना, ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना, और फिर भी मुसीबत पड़े तो भाई पूछ लेना। देखिए ये कह देना कि बिना डॉक्टर के दवा ना लो तो आप मरवाने की लोगों को तैयारी कर दी है। डॉक्टर मिलेगा नहीं। गांव में कहाँ डॉक्टर है? कौन फोन उठाता है? हम और आप तो फोन पे संपर्क कर नहीं पा रहे हैं डॉक्टरों से, वो क्या करेंगे? आप जानते हैं ना, आप भी अनुभव अपने नातेदार रिश्तेदारों से बीमारी से डील करके समझ चुके हैं ना, कितना मुश्किल है इसको संपर्क करना। इसलिए जरूरत थी इस देश की अशिक्षा को देखते हुए, खराब स्ट्रक्चर को देखते हुए, कि आप एक प्रकार का डिटेल प्रोटोकॉल बनाकर ये इंश्योर कर ले कि लोगों को मृत्यु ना, लोगों को अस्पताल न जाना पड़े। और ये काम बहुत आसान था, लेकिन इस काम को करने में हम चूक रहे हैं, ये दुख की बात है। और इसमें कोई राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत नहीं। इसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से किसने कहा पूछने के लिए? अरे वो बेचारे क्या बताएंगे? आपको तो सीधे करना था। आप कोई नौकर नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई किसी का नौकर नहीं होता। प्रधानमंत्री भी पब्लिक सर्वेंट है, डॉक्टर भी पब्लिक सर्वेंट है, चपरासी भी पब्लिक सर्वेंट है। प्रधानमंत्री की भी हैसियत एक सीनियर पब्लिक सर्वेंट की है बस। उसके पास अंतिम अधिकार जरूर मौजूद है निर्णय लेने का, लेकिन अकेले कभी निर्णय नहीं ले पाया वो।
ले भी नहीं सकता, क्योंकि यही डेमोक्रेसी का तगाजा। हम लोग कोई बादशाह पे थोड़ी है कि राजा साहब ने कह दिया तो बाकी लोग सब झुकाए चलेंगे। खड़े होकर कहिए कि साहब आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, विरोध करना चाहिए। विरोध इस सेंस में नहीं कि उनका सत्ता का विरोध, विरोध से होना चाहिए आपका धर्म है। मिश्रा जी, हजारों उदाहरण में दे सकता हूँ जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कह रहे मैंने नहीं किया, और कई लोगों ने नहीं किया, समझाया उन्हें माना। मैं इसीलिए इन सब चीजों में, जो ऑपरेशनल चीजों में, कभी भी राजनीतिक नेतृत्व को दोष नहीं देता, क्योंकि ये उनका काम नहीं। उनका काम है सिर्फ मोटे तौर पर चीजों को बताना। उन्होंने कहा भाई पेंडेमिक को ठीक करो, अब आप ठीक करो। पैसे की जरूरत पड़े प्रधानमंत्री से कहो इतना पैसा चाहिए, लेकिन ये थोड़ी है कि वो पेंडेमिक भी हैंडल करने लगे और ये भी कहने लगे हाँ अगर वो वैक्सीन की एक्सपोर्ट की बात हो रही तो आपको कहना चाहिए था जो लोग वहां बैठे थे कि सर मत करिए, हम अभी देश में नहीं बना पा रहे हैं, या हमारे लिए जरूरत पड़ जाएगी, या ऐसा करिए या ऐसा करिए। बहुत से रास्ते हैं मिश्रा जी। इसलिए ये बहुत दुखद है कि इस पैंडेमिक को हमारी ब्यूरोक्रेसी ने बिल्कुल ठीक से हैंडल नहीं किया और हमारे इतने निरीह लोगों की जान बेवजह चली गई। तो इसका मतलब तो ये है कि चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या पेंडेमिक हो, इन तीनों मामलों में कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम ने लेट डाउन किया हायर लीडरशिप को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो इसके बाद भी अनुभव से क्यों नहीं सीखने की कोशिश की गई? हायर लीडरशिप ने क्यों नहीं अनुभव से सीखा, पुराने अनुभवों से, कि जब सिस्टम उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उनकी टीम उनको कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो उस पुराने अनुभवों के आधार पर आगे क्यों नहीं उस तरह का कोई तैयारी की गई जिससे कि सिस्टम पर इतनी डिपेंडेंसी नहीं रहती, या कोई नई टीम बना के उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती? मिश्रा जी, यही सबसे महत्वपूर्ण आपका सवाल है। देखिए दिक्कत यही है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है, सेकेंड रेट पीपुल ऑलवेज चूज थर्ड रेट पीपुल। हमारे प्रशासन तंत्र की ये दुखद कहानी है कि जो कोई भी निर्भीक, ईमानदारी से, निर्भीकता से और निष्ठा से काम करता है, उसको 4 जूते मारे जाते हैं और उसे कहा जाता है ये बेकार आदमी है, किसी काबिल नहीं। और अपने इर्द गिर्द सत्ता ने हमेशा नकारे, भ्रष्ट, झूठे और धोखेबाज लोगों को इकट्ठा किया। जो लोग इस चरित्र के होंगे वो कैसे उनको ना कह सकते हैं, क्योंकि उनकी तो लिप्सा है जिसने उन्हें वहां बैठाया, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने ना कहा तो वो वहां से हटाए जा सकते हैं। धीरे 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 पिछले 30-40 वर्षों में ये सारा कूड़ा करकट जो है वो सत्ता के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया है और वही इन चीजों को अब स्वीकार कर लेता है। वो लोग बचे नहीं, उनको ये पास नहीं आने देते अब, जो ये कह सके अब ऐसे नहीं होता। मिश्रा जी, मैं राजनीतिक से ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता तो सब चीज जाने, उसका काम भी नहीं है। 35 साल 36 साल आपको इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से न केवल ट्रेन किया गया बल्कि हर पदों पे बैठा के सिखाया गया है। आप बताइए कैसे होगा, निर्णय अंतिम वो लेगा, लेकिन आप बताइए कैसे होगा और कहिए। और अगर वो न सुने आपकी जबानी तो लिख के रख दीजिए रिकॉर्ड पर, जिससे आगे आने वाले समय में उस व्यक्ति की अकेली जिम्मेदारी बन जाए। मैं सैकड़ों बार कर चुका हूँ, जब मेरी बात नहीं सुनी गई, सही बात मैंने लिख के डाल दी और यथाशक्ति उस निर्णय का विरोध किया जो मुझे बिल्कुल लगा कि गलत, और वो अंत में गलत निकले सब। मिश्रा जी, सबको पता रहता है कौन निर्णय गलत है कौन सही है। ये इतने बेवकूफ लोग नहीं है। ये 35 36 साल की नौकरी किए हुए कॉम्पिटिशन आए लोग सब जानते हैं, लेकिन इनकी स्वार्थ और लिप्सा इनको चुप कराए बैठी, और इसके लिए ये बहुत बड़े दोषी हैं और इन्हीं के कारण ये सारा देश लेट डाउन हुआ। लेकिन ऐसे लोगों को अपने पास इकट्ठा करने का सारा जो दोष है वो हमारे राजनीतिज्ञों पर जाता है, जिन्होंने वर्षों से निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता को जूते दिए। इन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को दूर रखा जो सही बात बोलते थे, और हमेशा अपने पास ऐसे लोग को रखा जो चाटुकार थे। एक आखिरी सवाल पांडे जी, इस समय
देखने को मिल रहा है कि जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, उनको दवाई, ऑक्सीजन, बेड मुहैया कराने में मदद कर रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके शासन प्रशासन को सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को दंडित करने की कार्रवाई हो रही है। और उन लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट एक अपना ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि अगर पेंडेमिक को लेके या समाज सेवा को लेके कोई अगर सक्रिय है, कोई बेहतर काम कर रहा है इंसानियत के लिए, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को दरकिनार करते हुए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, ऐसे संगठनों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, जो कि इस महामारी के मौके पर पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। इसको आप कितना मुनासिब समझते हैं? निशा जी, सच बात बोलना कभी अपराध नहीं हो सकता। सच बात बोलना देश का कोई कानून या दुनिया के किसी कानून का वायलेशन नहीं करता। मुझे तो मैं अपने जीवन के उस अनुभव से कह सकता हूँ कि कोई एक कानून है बस, वो है ट्रुथ। आप अगर सही कह रहे हैं, कोई कानून, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की क्या जरूरत है निशा जी? हमारे देश में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड चल गया है कि सरकारों की कोई नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को हम लोग कहते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट तो वही कह सकता है जो देश का कानून कहता है। देश का कानून ही यही है, वो सच के पक्ष में हमेशा खड़ा है। आप निशा जी कोई सही काम कर लीजिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके पक्ष में सारे कानून खड़े हैं। कभी आपके विपक्ष में कोई कानून दिखेगा ही नहीं। ना एविडेंस एक्ट दिखेगा, ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिखेगा, ना आईपीसी दिखेगी, ना कोई एक्ट दिखेगा। अगर वो सच है, यही ट्रुथ है। अगर कोई भी सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर या किसी अन्य ढंग से सही बात कह रहा है, तो उसको दबाना ये जघन्य अपराध है। ये कानून के विपरीत कार्य है। और निशा जी, इस पुलिस से या कानून से झूठ को आप रोक सकते हैं, सच को नहीं रोक सकते, मगर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आप देश में संविधान प्रदत्त व्यवस्था चला रहे, उस संविधान प्रदत्त व्यवस्था की पहली लाइन है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमेशा ये कहता है कि जो सही है वही माना जाना चाहिए। इसलिए इसके खिलाफ कुछ करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी सरकारें कह रही हैं उन्हें सद्बुद्धि भगवान दे और वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल चलता नहीं। ये आपको नुकसान सिर्फ पहुंचाता है, आपका इससे कोई लाभ नहीं। आपको देखिए, हमेशा जो लोग सही बोलते हैं वो आपकी मदद करते हैं। जो जो चीजें आपके संज्ञान में नहीं आ रही आपकी आ जानी चाहिए। देखिए आज देश में क्या स्थिति है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रही है, दवा नहीं मिल रही। देखिए मिश्रा जी, इस देश में ऑक्सीजन मिल रही है, दवा मिल रही है, लेकिन ब्लैक में मिल रही है। इसका मतलब है सब चीज उपलब्ध है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहा है। अरे आपके पास शक्तियां हैं, आप जरा डंडा चला के तो देखिए। ये सारे दवा बेचने वाले जो चोरी कर रहे हैं, आज जो सारे सिलेंडर में चोरी कर रहे हैं, ये एक दिन में ठीक हो जाएंगे। कुछ करना ही नहीं, आपको सिर्फ तक कह देना कि तुरंत आपको जेल जाएंगे। आपने अगर एक बार बेचा। आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर इतने हैं, मैं इस विभाग में काम कर चुका हूँ। एक बार बुला के कह दो, अगर तुम्हारे इलाके में एक भी दवा बिकी तो तुम्हें टांग देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे। अगले घंटे से कोई दवा ब्लैक नहीं होगी। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन कहने वाला ही कोई नहीं है। सिर्फ उसके पीछे पड़ रहे हैं आप, जो इस खबर को बता रहा। ना यहाँ रेमडेसिविर की कमी है, ना यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। कमी है, सब ब्लैक हो रहा, ब्लैक में सब मिल रहा। इसका मतलब क्या? सब चीज उपलब्ध है ना। जो थोड़ी मोड़ी कमी थी सरकार ने लगभग पूरी कर दी है। मिश्रा जी, हमारे देश में, दुनिया में कहीं भी लालच जो है उसको कानून से और सभ्यता से सिर्फ रोका जाता है। हमारे यहाँ इसको रोकने वाला कोई खड़ा नहीं है। इसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि काला बाजारी पर कस के इनको अभियान चलाना चाहिए देशव्यापी। अभी देखिए, अगले दिन से सब चीजें मिलने लगेंगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन करने वाला कोई है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।